एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो परिवार का पैटर्न होता है वह विकृत होता है। माता पिता जो हैं किस प्रकार की चाह करते हैं, कैसा अनुशासन होना चाहिए और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण कि बच्चे में ये एबनॉर्मेलिटी या मेंटल डिसऑर्डर जो हैं वह उत्पन्न होते हैं। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम आपको अब आगे बताने चल रहे हैं जीवन के जो प्रारंभिक आघात होते हैं। प्रारंभिक जीवन के जो मेंटल आघात होते हैं, मानसिक आघात होते हैं, उनके कारण भी, यानी जो अर्ली साइकिक ट्रॉमा स्थिति होती है उसमें कुछ कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो बच्चे को आघातपूर्ण ही नहीं होती हैं बल्कि उसके संपूर्ण जीवन पर बुरी तरह से प्रभाव डालती हैं। और यह प्रभाव उस वक्त विशेष का नहीं होता है बल्कि यह प्रभाव पूरे जीवन पर्यंत बना रहता है। और ऐसे में जो बालक है और व्यक्ति है, इन पर इसका जो प्रभाव होता है इतना अधिक होता है कि इन्हें बहुत ही अधिक घबराहट, कठिनाई, परेशानी अधिक होती है। इस तरह के आघात कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे की माता की मृत्यु उसके लिए बहुत बड़ा आघात हो सकती है। ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जिनमें कि कुछ परिस्थितियों में बच्चा किसी दूसरे के पास गोद लेकर रहता था, माने कोई उसे गोद ले लेता था और रखा जाता था। तो ऐसी स्थिति में बच्चा उनके साथ मिक्सअप होता है, खेलता है, कूदता है, बड़े ही अच्छे से जीवन बीतता है। किंतु अगर ऐसे में कोई इस चीज को बता देता है कि वह उनका बच्चा नहीं है या तुम उनके नहीं हो, तुम गोद लिए हो, तो यह स्थिति बच्चे के लिए बहुत ही असह्य होती है। और इस स्थिति में बच्चा जो है वह कई बार इस आघात को नहीं झेल पाता है और इसका जो है पूरे जीवन पर इस प्रकार का असर होता है कि वह बालक स्वयं को असुरक्षित समझने लगता है और इस असुरक्षा की भावना के कारण उसमें जो है भय के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके स्वप्न भी जो होते हैं वह भयपूर्ण हो जाते हैं। और कई बार यह मानसिक आघात इतने शॉकिंग हो सकते हैं, इतने ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो सकते हैं कि उसके पूरे जीवन को ये अस्त व्यस्त कर देते हैं। और इसके बाद के आघात भले ही इतने प्रभावपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जीवन के आघात होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होते हैं और इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। इस संबंध में कोलमैन 1981 ने लिखा है कि ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, however a traumatic experience may actually tend to immunize the individual to a similar later experience by making it a familiar phenomenon। यह कोलमैन के अपने ही शब्दों में था। इसका मतलब भले ही बाद के जीवन के जो आघात हैं वह बहुत महत्वपूर्ण न हो, लेकिन प्रारंभिक जीवन के आघात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इनएडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर एडोलसेंस, किशोरावस्था के लिए अपर्याप्त तैयारी। अब आप सोच रहे होंगे अवस्थाओं के लिए कैसी तैयारी, अवस्थाएं तो आनी ही आनी हैं, इनके लिए क्या तैयार होना। नहीं, तो आप अपनी एक जानकारी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो किशोरावस्था है वह बहुत ही आवेगों की, समस्याओं की, तूफानों की, परिवर्तन की, संक्रमण की, देहली की
अनेक अवस्थाओं के नाम से जानी जाती है और यह अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो कि एक युवा के लिए क्वेश्चन मार्क की तरह होती है कि वह डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि कब वह बच्चा है और कब वह बड़ा है। ऐसे में उसके सामने समायोजन संबंधी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। इसीलिए इस अवस्था में के संबंध में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, परिवार का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अन्यथा यह जो अवस्था है वह इतने परिवर्तनों की अवस्था होती है, इतने तूफानों की अवस्था होती है कि कुछ भी घटित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा जो किशोरावस्था है उसमें जो संवेगात्मक अस्थिरता है, अति संवेगात्मकता है, वह बहुत ही अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसमें सामाजिक संबंधों की व्यापकता को महत्वपूर्ण बताया है और यही कारण है कि इससे समायोजन में जटिलता उत्पन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप जो हैं वह संवेगात्मक अस्थिरता और संवेगात्मकता के लक्षण, अत्यधिक संवेगात्मकता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अब तक हमने आपको बताया कि अगर पारिवारिक संबंध उपयुक्त नहीं होता है, परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप अधिक होता है, विद्यालय में मिलती हैं असफलताएं अधिक, नवीन परिस्थितियों में समायोजन नहीं हो पाता है और यह युवावस्था अपने आप में कुछ आकर्षण, कुछ प्रेम की भी अवस्था होती है। इन सब के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस संबंध में गैरिसन 1966 ने एक अध्ययन के आधार पर बताया है कि ऐसी फैमिलीज जहां डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है, प्रजातांत्रिक वातावरण होता है, ऐसे परिवार में जो बच्चे पलते हैं उनकी समस्याएं कम कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और ऐसे परिवार जहां का वातावरण प्रजातांत्रिक न होकर प्रभुत्वशाली प्रकार का होता है, ऐसे परिवार में जो बच्चे पलते हैं उनमें समस्याएं अधिक होती हैं। यानी जो प्रजातांत्रिक परिवार में पलने वाले बच्चे हैं उनमें पोषण की समस्याएं और अन्य समस्याएं कम होती हैं, जबकि ऐसे परिवार जहाँ की वातावरण बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रकार का होता है वहाँ समस्याएं अधिक होती हैं। इसी तरह से क्वे 1965 ने भी बताया है कि ऐसी फैमिलीज जिनमें परिस्थितियां जो होती हैं, जो सिचुएशन होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती हैं, असंतोषजनक परिस्थितियां या परिवार में किसी की मृत्यु, ऐसी स्थिति में जो परिवार में जो किशोर रहते हैं उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है इनकी समस्या भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। यह देखा गया है कि संवेगात्मक अस्थिरता जितनी अधिक होगी समस्याएं भी उतनी ही अधिक होंगी। इसलिए यह जो अवस्था है इसमें यानी किशोरावस्था, इसमें जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितना बढ़िया बच्चों को सपोर्ट मिलेगा, जितने वो प्रिपेयर होंगे इस अवस्था का सामना करने के लिए, उतना ही उनका व्यवहार समायोजित प्रकार का होगा और समस्याएं कम होंगी, संवेगात्मक अस्थिरता भी कम होगी। लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता जितनी अधिक होगी समस्या भी उतनी अधिक होगी और उनके व्यवहार के असामान्य होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं विकृति जन्य अंतःवैयक्तिक संबंधों की।
पैथोजेनिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कोई अकेला नहीं रहता है, सामाजिक जीवन का निर्वाह करता है। यह सामाजिक जीवन जो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर आधारित होता है और सभी अंतर्वैयक्तिक संबंध जो होते हैं वह सामान्य नहीं होते हैं। कई बार ऐसे अंतर्वैयक्तिक संबंध जो कि सामान्य नहीं होते हैं वह कुसमायोजित व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं। यानी ऐसे इंटरपर्सनल रिलेशन जो कि जिनका आधार सामान्य नहीं होता है, जिनमें सामाजिक संबंध सामान्य रूप से निर्वाहित नहीं किए जाते हैं, इनके कारण व्यक्ति में कुसमायोजित व्यवहार उत्पन्न होता है। और सबसे जो घनिष्ठ संबंध होता है वह होता है हस्बैंड वाइफ के बीच। और इस घनिष्ठ संबंध में अगर यह जो संबंध है विकृत प्रकार का होता है, जैसे आजकल इस संबंध में सबसे अच्छी बात यही है कि इस संबंध को दोनों ही पक्षों ने वह स्थान देना या समझना कि भूल कर देते हैं जो कि ज़रूरत है जीवन की आधारशिला के लिए। ये अच्छी बात इसलिए हमने कही क्योंकि ये इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशनाइज नहीं होते हैं, सोचते नहीं। जो युवा पीढ़ी है हर परिस्थिति की तरह इसको भी एक आम तरीके से लेकर चल रही है और यही कारण है कि इनके जो संबंध होते हैं वह बहुत इनके लिए मायने नहीं रख रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आगे चलकर बहुत अधिक पड़ता है। पेपर उठाइए, न्यूज़ सुनिए, सब जगह देखिए कि असफलता, वैवाहिक जीवन की असफलता, विवाद, इसके कारण सुसाइड हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, हत्या हो रही है। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि इस संबंधों की गंभीरता को समझा जाए। और यही कारण है कि जब यह अंतर्वैयक्तिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो फलस्वरूप तलाक होता है। और इसके कारण ये जो ऐसे विवाह होते हैं जहाँ की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो दोनों के मध्य जो संबंध हैं वह भी असंतोषपूर्ण होते हैं। और इसके कारण केवल उनके ही आपस के संबंध प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि इसका प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। और खासकर ऐसे जोड़ों, ऐसे पेयर की जो संतान उत्पन्न होती है, इस पर यह प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध जो होते हैं वह अगर पिता पुत्र के, माता पुत्र के या परिवार के आपसी सदस्यों के दूसरे सदस्यों के साथ, तो इससे इनमें तनाव, चिंता, कुंठा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार के लक्षण आगे चलकर विभिन्न प्रकार के असामान्य व्यवहारों को जन्म देते हैं। अध्ययनों में यह भी देखा गया कि जब दो लोगों के बीच जो वैल्यूज हैं, विचारों की, उनमें अंतर आता है, माने विचारों और मूल्यों में अंतर होता है, तब जो है तनाव, असंतोष और समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और आगे चलकर यह जो लक्षण हैं यह ऐसे प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो कि व्यक्ति में असामान्यता को लाते हैं। तीव्र दबावपूर्ण परिस्थितियां या प्रतिबल, सीवियर स्ट्रेसेस। कोलमैन 1981 ने कहा है किसी व्यक्ति या समूह के आदर्श व्यवहार के लिए कोई भी समायोजन संबंधी मांग ही प्रतिबल
है। यानी any adjustive demand that requires copying behavior on part of individual or group, यह कोलमैन ने बताया है। रोजन और ग्रेगरी ने ये कहा है कि प्रतिबल का अर्थ उन उद्दीपक अवस्थाओं से है जो व्यक्ति से कठिन समायोजन की मांग करते हैं, और प्रतिबल से संबंधित जो उद्दीपक होते हैं वह जैविक, मनोवैज्ञानिक, बाह्य, आंतरिक, हानिकारक और वंचन वाले कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर तीव्र प्रतिबल परिस्थितियों की बात की गई है, और ऐसी परिस्थितियाँ जो होती हैं वह किसी व्यक्ति पर या समूह पर ऐसे व्यवहार के लिए दबाव डालती हैं जो व्यवहार समायोजन संबंधी हो या आदर्श व्यवहार से रिलेटेड हो। और ऐसी कठिन परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि समायोजन एक प्रकार से काफ़ी कठिन प्रकार का होता है। यह जो परिस्थितियां होती हैं यह उद्दीपक जैविक, मनोवैज्ञानिक, बाह्य, आंतरिक, हानिकारक, किसी भी प्रकार की वंचन वाली हो सकती हैं। जो तीव्र प्रतिबल परिस्थितियां हैं उनके बहुत सारे सोर्स होते हैं, और इनमें से बहुत सारे सोर्सेस आप अब तक पढ़ भी चुके हैं। तो प्रतिबल के अन्य जो सोर्स हो सकते हैं जो कि असामान्य व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यहाँ हम आपको प्रतिबल के सारे सोर्सेस के बारे में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे सोर्सेस के बारे में बता रहे हैं जो कि आगे चलकर एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीवियर बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। तीव्र जैविक प्रतिबल। तीव्र जैविक प्रतिबल ऐसी अवस्थाएं होती हैं जैसे संक्रामक रोग, शारीरिक आघात, दोषपूर्ण आहार, संवेगात्मक तनाव, थकान, मद्यपान आदि जो है व्यक्ति की प्रतिबल सहनशीलता को कम करता है। और यह जो कारण है, जब व्यक्ति की प्रतिबल सहनशीलता कम होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जल्दी ही प्रतिबल से घबराता है, जल्दी ही उसमें असमायोजन, कुसमायोजन के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और यह जो है अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो जैविक अवस्थाएं हैं, ऐसी अवस्थाएं जो हैं, ये बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस की जो अवस्थाएं हैं, यह मेंटल डिसऑर्डर के लिए एक तरह से पूर्व निहित और तात्कालिक कारकों के रूप में कार्य कर सकती हैं। पूर्व निहित कारक ऐसे कारक होते हैं जो कि व्यक्ति में उत्पन्न होकर आगे के लिए रोगों के लिए रास्ता बनाने का कार्य करते हैं, और तात्कालिक कारक के रूप में ये इस प्रकार प्रभावित हो सकती हैं कि इनके कारण व्यक्ति एकदम से ही बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसको सह नहीं पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। किसी भी प्राणी के जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति जो है अपनी जो वातावरण की समायोजन संबंधी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करें। और यह समायोजन संबंधी आवश्यकताएं जो हैं वह कैसे पूरा होती हैं? वह पूरा होती हैं तब जब व्यक्ति को सही स्थिति, सही पर्यावरण, सही उपयुक्त भोजन और उपयुक्त आराम दोनों ही मिलना आवश्यक है। वर्तमान ट्रेंड आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हुई है, कैसे लोग
पलायन कर रहे हैं, कितना लोग सफ़र कर रहे हैं और किस तरह का यह आघात लोगों के जीवन पर असर दे रहा है। तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी इस तरह से संयम की होती हैं कि जिसमें व्यक्ति जो है इन परिस्थितियों को फेस करने की क्षमता लाए। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं वह यह कहते हैं कि यदि व्यक्ति को वंचित कर दिया जाए, यानी किस चीज़ से, नींद से, तो ऐसी स्थिति में नींद से वंचित करने पर जो दोष होता है वह दृष्टि प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष उत्पन्न होता है। और इस प्रकार का माने नींद से वंचन एक तरह से प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष उत्पन्न करता है और इसी प्रकार से आहार से वंचन, भोजन से जब व्यक्ति को वंचित किया जाता है तो उसके जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें चेंजिंग शुरू हो जाती है। और यह अध्ययनों में भी देखा गया है, दैनिक जीवन के अनुभव भी कहते हैं कि व्यक्ति जो है जिन प्रतिबलों को झेल रहा होता है उनका वह ऐसी स्थिति में न तो झेल सकता है न उनका सही ढंग से समाधान कर सकता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि यह जो प्रतिबल परिस्थितियां होती हैं यह जैविक बायोलॉजिकल रूप से प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने भोजन, विश्राम, इन सब का बहुत ध्यान देना होता है। और अगर व्यक्ति जो आराम, भोजन, इन पर ध्यान नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन जो है दुर्घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। ये परिस्थितियां प्रबल हो सकती हैं और इसके परिणाम स्वरूप चोट, दर्द, मृत्यु आदि सभी जो कारण हैं इस प्रकार के कारण प्रतिबल से उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, सिर में चोट आदि से जो उनका मस्तिष्क है वह कई बार क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण उनके क्रियाकलाप सामान्य रूप से नहीं हो पाते हैं। ऐसी अवस्था जो है व्यक्ति में डिसऑर्डर्स को उत्पन्न कर सकती है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं मस्तिष्क की अधिक क्षति को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी उनकी जो सहनशीलता है इस पर डिपेंड करता है। और कुछ व्यक्तियों में जरा सा भी आघात होता है, जरा भी क्षति होती है तो असामान्यता उत्पन्न होती है। अध्ययन ये भी बताते हैं कि असामान्य व्यवहार जो है इसकी उत्पत्ति में मस्तिष्कीय क्षति के साथ साथ जो व्यक्तित्व संगठन है वह भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे मस्तिष्क की क्षति के कारण एक व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ सकती है और दूसरे की घट सकती है। यह तथ्य इस बात को इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि असामान्य व्यवहार की जो उत्पत्ति है उस पर मस्तिष्कीय प्रभाव के साथ साथ जो व्यक्तित्व संगठन है इसकी भी बहुत भूमिका होती है। यानी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्ति की जिस टाइप की पर्सनालिटी होगी उसी तरह का बिहेवियर उसमें दिखाई देगा, उसी तरह का बिहेवियर घटित होगा। जो तीव्र संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं हैं वह भी स्ट्रेस को उत्पन्न करती हैं। अधिक तीव्र अवधि तक जब कोई इमोशनल सिचुएशन जो है बहुत लंबे समय तक चलता है तो ऐसी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके कारण फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं
और इन परिवर्तनों के कारण जो है व्यक्ति जो है समायोजन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति व्यक्ति में अनेक प्रकार की विकृतियों को जन्म देती है। आधुनिक समय में ये देखा गया है कि यह जो प्रतिबल होते हैं यह जैविक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप में भी होते हैं। तो जो सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसके जो हैं उसका जो प्रभाव है जीवन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है और आधुनिक समय में व्यक्ति के जीवन का संबंध अनेक प्रकार की कुंठाओं और अंतर्द्वंद्वों से होता है और यह अंतर्द्वंद और कुंठा जो है व्यक्ति में तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रतिबल उत्पन्न करते हैं। कुंठा ऐसी जो कि आत्म अवमूल्यन उत्पन्न करती है, फ्रस्ट्रेशन लीडिंग टू सेल्फ डिवैल्यूएशन। जो हर व्यक्ति जो है उसका जो ईगो है वह उसके लिए उसके अपने ईगो के आत्मसम्मान की हमेशा हर व्यक्ति जो है उसको उपयुक्त बनाए रखना चाहता है, अपने ईगो की रक्षा करना चाहता है। किंतु फिर भी यह देखा गया है कि जीवन कुंठा यानी एक तरह से असफलताओं से उत्पन्न जो फीलिंग होती है, फिर भी जीवन में अनेक प्रकार की असफलताएं व्यक्ति को कई बार मिलती हैं और जब यह असफलताएं लगातार मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति में आत्म अवमूल्यन यानी अवमूल्यन का मतलब है व्यक्ति अपने आप को बहुत कम करके आंकने लगता है और इससे जो है सीवियर तीव्र जो है प्रतिबल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी महत्वपूर्ण कुंठाएं जो कि आत्म अवमूल्यन उत्पन्न करती हैं उसमें प्रमुख रूप से जैसा कि हमने आपको कहा असफलता, फेलियर्स। जब व्यक्ति जो है उसको जीवन में बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं तो व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को पा नहीं पाता है और जीवन लक्ष्य जब व्यक्ति की योग्यताओं से बहुत हायर उस पे होता है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लेवल ऑफ एस्पायरेशन है, लाइफ गोल्स हैं, यह अगर अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, इंटरेस्ट इन सब के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सफलता मिलती है। लेकिन जब यह जीवन लक्ष्य व्यक्ति की क्षमताओं से काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से व्यक्ति उनको पूरा करने में अक्षम होगा और व्यक्ति जो है इसमें असफलता प्राप्त करेगा। यह जो फेलियर फीलिंग है इसके कारण उसमें हीनता की भावना आती है, कुंठा उत्पन्न होती है और ऐसी असफलताओं से उत्पन्न हीनता या कुंठा जो है व्यक्ति को आत्म अवमूल्यन, व्यक्ति अपना आत्म अवमूल्यन करता है। इसके अलावा लॉसेस, क्षतियाँ, हानियाँ, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को हमेशा असुरक्षित अनुभव करता है और यदि ऐसे में उसकी कोई प्रबल क्षति या हानि या नुकसान हो जाए तो एक तरह से यह व्यक्ति अपने आप को काफ़ी असुरक्षित प्रकार का अनुभव करता है और इस असुरक्षा के कारण व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वह उसको ठेस पहुंचता है और यह सामाजिक प्रतिष्ठा को जो धक्का पहुंचता है इसके कारण
व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है और यह जो कुंठा उत्पन्न होती है, इससे व्यक्ति में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवन की ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है कि जिसमें जो हानियां होती हैं, जो नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति कर पाना संभव नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जो ऐसा नुकसान है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए या बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की पूर्ति संभव नहीं होती है। ऐसे में जो व्यक्ति है वह बहुत ही कुंठित हो जाता है और इस कुंठा के कारण, इस फ्रस्ट्रेशन के कारण जो उसका बिहेव, वो अपना आत्म अवमूल्यन भी करता है। इस डिवैल्यूएशन के कारण, ये आघात के कारण, ये जो क्षतियां हैं, यह व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर को उत्पन्न करती हैं। और जितनी महत्वपूर्ण क्षति होगी, महत्वपूर्ण का मतलब यहाँ पर ये है कि उस व्यक्ति के लिए जो क्षति हुई है वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। तो व्यक्ति के लिए जो क्षति हुई है जितनी अधिक महत्वपूर्ण होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें आत्म अवमूल्यन उत्पन्न होगा। अध्ययनों में पाया गया है कि जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, उनकी तुलना में जो विडो वुमेन्स होती हैं, उनकी जो मृत्यु दर है वह अधिक होती है। यह पाया गया है कि जो विभिन्न अपने प्रियजनों की मृत्यु, तलाक या जो मैरिटल लाइफ है वह अच्छी न होना, मैरिटल सेपरेशन होना, तो यह जो घटनाएं होती हैं, यह ऐसी आघातपूर्ण घटनाएं होती हैं जिनके कारण व्यक्ति इन असफलताओं या हानियों से अपने को बचा नहीं पाता है और उसमें असामान्यता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनल लिमिटेशंस होते हैं। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं वह निश्चित होती हैं, जैसे शारीरिक रूप, रंग, ये सब। और हर व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यताएं हो, यह भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि अधिक मात्रा में हो। तो जब व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताओं का अभाव होता है, जैसे बुद्धि की कमी हो या फिजिकल खूबसूरती भी हो, ये सब नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में दूसरों के सामने अपने के लिए एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है, हीन भावना उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचती है और व्यक्ति में आत्म अवमूल्यन उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो पाप और अपराध की भावना है, कई बार व्यक्ति जो है अपने कुछ कार्यों के लिए, जब व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है, झूठ, चोरी, ये सब तो एक सामान्य बातें हैं, लेकिन जब यह अनैतिक कार्य काफ़ी घृणित प्रकार के होते हैं और तो ऐसे कार्यों से उसके मन में एक अपराध भाव उत्पन्न होते हैं और यह अपराध भाव उसमें आत्म अवमूल्यन उत्पन्न करता है। इस तरह के जो भाव हैं वह व्यक्ति में, जब व्यक्ति अनैतिक प्रकार की क्रियाएं करता है, तब उसमें अधिक उत्पन्न होती है। इसी तरह से जब असंबद्धता और निरर्थकता, अकेलेपन की भावनाएं व्यक्ति को जो हैं वह हमेशा हतोत्साहित करती हैं
और इस हतोत्साहित होने के कारण व्यक्ति में आत्म अवमूल्यन उत्पन्न होता है। यानी जब व्यक्ति को लगता है कि वह अकेला हो गया है, कोई उसके साथ नहीं है, उसका जीवन बेकार है, वह किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, दूसरे उसके साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसमें एक तरह से अपना वह आत्म अवमूल्यन करता है और इस आत्म अवमूल्यन के कारण उसका व्यवहार जो होता है वह समायोजित प्रकार का नहीं होता है। यह जो अकेलेपन, असंबद्धता और निरर्थकता की भावना होती है, यह तब भी उत्पन्न होती है जबकि व्यक्ति जो कोई उसका प्रिय होता है उससे अलग हो जाता है या प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति में आत्म अवमूल्यन की भावना को उत्पन्न करती है। कोलमैन 1964, बेकर 1962 ने कहा है कि यह जो अकेलेपन के अनुभव होते हैं उसमें व्यक्ति जो है जीवन को निरर्थक समझता है और सबसे कठिन अनुभूति, ये कोलमैन और बेकर ने कहा है कि सबसे कठिन अनुभूति यही है कि अपने जीवन को निरर्थक समझना, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है और जब लक्ष्य के बिना जीवन होगा तो यह निरर्थक जीवन बहुत ही बोझिल और वीरान प्रकार का लगता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अपने जीवन के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। इस निरर्थकता के एहसास के कारण वह अपने को अलग थलग महसूस करता है और इसके कारण व्यक्ति में असामान्यता उत्पन्न होती है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को आपने बहुत जगह पढ़ा है। जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वह जो जिनका व्यक्तित्व संगठित प्रकार का होता है वह अंतर्द्वंदों का सामना जो है सफलतापूर्वक कर लेते हैं, क्योंकि वह बहुत जल्द ही अपने अंतर्द्वंदों का समाधान करते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्द्वंदों का सामना करने की कैपेसिटी नहीं होती है, जो अंतर्द्वंद का समाधान नहीं कर पाते हैं, उनमें असामान्यता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अंतर्द्वंद आपको पता है कि ऐसी स्थिति होती है कि जब व्यक्ति एक साथ दो या दो से अधिक विरोधी या जो मतलब विपरीत इच्छाएं हैं उनकी तृप्ति एक साथ चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों एक साथ पूर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसी जब हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो इस समय हम आपको बता दें कि जैसे प्रमुख अंतर्द्वंदात्मक जो दशाएं हैं वो लव वर्सेस हेट की हो सकती हैं। यानी ऐसी स्थिति जिसमें कि व्यक्ति प्रेम के साथ साथ घृणा भी करता है, जबकि आप जानते हैं यह दोनों ही दो छोर हैं, या तो प्रेम होगा या घृणा होगा, लेकिन यह अंतर्द्वंदात्मक परिस्थिति है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस, यानी व्यक्ति जो है दूसरों पर डिपेंड भी रहना चाहता है और स्वतंत्र भी रहना चाहता है, यानी आश्रितता बनाम स्वतंत्रता। फेसिंग वर्सेस एस्केपिंग, यानी जब व्यक्ति किसी परिस्थिति का सामना करने के साथ साथ उस परिस्थिति से दूर हटने या बचने का भी प्रयास करता है। तो इस तरह से यह जो स्थितियां हैं, यह जो अंतर्द्वंद परिस्थितियां हैं, वह व्यक्ति में अनेक प्रकार की ऐसी अपोजिट इच्छाएं, विरोधी इच्छाएं जो हैं, यह निश्चित रूप से ये एकदम सीधी बात है
कि जब अपोजिट होंगी तो दोनों एक समय पे तृप्त नहीं होंगी, क्योंकि ये दो विमाएं हैं, दो छोर हैं। एक पर चलेंगे तो दूसरी ओर का निश्चित रूप से छूटना ही छूटना है, और व्यक्ति इसके लिए प्रिपेयर नहीं होता है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वह भी व्यक्ति में असामान्यता के लक्षणों को उत्पन्न करती हैं। और भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को झेल नहीं पाता है और उसमें एबनॉर्मेलिटीज के लक्षण उत्पन्न होते हैं। कल हम आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रेशर के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ सोशियोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।